मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मेरे पति रणवीर एक बड़े सपने के साथ विदेश गए थे और अब वह मुझे छोड़कर वहां अपनी जिंदगी में लड़कियों से मजा ले रहे थे। दोस्तों, आपसे विनती है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। वे नौकरी के सिलसिले में महीनों तक घर से दूर रहते थे। उनके बिना मेरी दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। मैं पूरी रात भर करवटें बदलती रहती थी। अपने पति से बिताए हुए शादी की पहली रात याद बहुत आती थी, जिसे मैं सोच सोच के बहुत ज्यादा तड़पती थी। उनके बिना हर दिन जैसे एक बहुत लंबी काली रात बन चुका था और मेरी आंखों में नींद को कोई जगह नहीं मिलती थी। एक दिन जब मैं अपनी बेचैनी से और भी परेशान हो गई तो मैंने अपनी एक तस्वीर अपने पति के फोन नंबर पर भेज दी, पर जो हुआ वह कुछ और ही था। मेरी वह तस्वीर गलती से मेरे देवर आदित्य के नंबर पर चली गई। आदित्य, जो मुझसे हमेशा ही एक सख्त और मर्यादित रिश्ते में था, अब वह उस तस्वीर को देख रहा था। मैंने जब उसे कमरे में आते देखा तो उसके चेहरे पर जुनून और जोश भरी था, और उसकी चेहरे पर जो गर्मजोशी थी उसने मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने लगा। वह मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे बस मुझे घूरता रहा। मैं समझ नहीं पाई कि उसकी खामोशी का मतलब क्या था, लेकिन तभी उसने अपनी पलकें झपकाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और रात भर मेरी काली भूतियां को मजा चिखाता रहा। वो चीखों और रोने की आवाजें रूम में गूंजती रहीं। वह मुझे न देखता न सुनता। मेरा दिल कहीं बहुत दूर अकेला महसूस कर रहा था, जैसे मेरा अस्तित्व एक अंधेरी खाई में गिर चुका हो। लेकिन उसी रात मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैंने समीर को कॉल किया। कब आओगे समीर? मैंने फोन के दूसरी ओर समीर से पूछा, एक दर्द और बेचैनी के साथ। समीर, जो विदेश में था, मुझे अक्सर दिलासा देता था, लेकिन अब उसका जवाब मुझे और भी उलझन में डालता था। मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में थकावट और कुछ छुपा हुआ था। कुछ महीने और लगेंगे। ये सुनकर मेरे अंदर का तूफान और भी तेज हो गया। तुम वापस आकर क्या करोगे? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। तुम कभी तो वापस आओगे समीर। जब तक तुम घर नहीं लौटोगे मैं क्या करूं? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। अगर मैं बार बार छुट्टियां लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। उसकी बातों ने मुझे और भी टूटा हुआ महसूस कराया। कुछ महीनों की और जिद से उसकी आवाज में आकर मैं चुप हो गई। वह हमेशा मुझसे यही कहता रहा, समझो, यही सही है। समीर की बातों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरा मन फिर भी खाली था। वह विदेश चला गया था और अब मेरी शादी के 2 साल पूरे हो रहे थे। इन 2 सालों में मेरा सपना तो जैसे कहीं खो गया था। जिस शादी को मैंने एक आदर्श रिश्ते के रूप में कल्पना की थी, वह अब मुझे एक अंतहीन प्रतीक्षा की तरह लगने लगी। मेरे दिल में हर दिन एक नई उम्मीद जगी और टूटती चली गई। मैं सोचने लगी थी, क्या यह वही सपना था जिसे मैंने कभी अपने जीवन साथी के साथ जीने का ख्वाब देखा था? क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने महसूस किया था, या फिर कुछ और था जो मेरे दिल के भीतर गहरे छिपा हुआ था? मुझे एहसास हुआ कि मैं न केवल समीर से बल्कि खुद से भी दूर होती जा रही थी, और अब यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था, क्या मैं सिर्फ उसके इंतजार में खो दी हूं, या फिर कहीं और कुछ और है जो मेरी तकलीफ की असली वजह है? जैसे ही दिन बीतते गए, मेरा दिल एक अजनबी से हो गया था। समीर की यादें, जिनमें कभी हमें एक साथ ख्वाबों की दुनिया दिखाई देती थी, अब एक धुंधली तस्वीर बन चुकी थी। 2 साल की शादी में मैंने उम्मीदों के पहाड़ खुद पर रखे थे, और अब उन पहाड़ों का दबाव मुझ पर बहुत भारी हो चुका था। आदित्य, जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक सख्त भाई जैसा था, अब मुझे एक अजीब तरीके से महसूस होने लगा। उसकी चुप्पी थी, उसकी घड़ी घड़ी बढ़ती हुई नजदीकी, कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो बिना कहे मुझसे बहुत कुछ कह रहा था। वह मुझसे पहले जितना दूर रहता था, अब वह मुझसे कहीं ज्यादा पास था। मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या यह बदलते रिश्ते का संकेत है, या यह सिर्फ मेरे अकेलेपन की प्रतिक्रिया है? मेरे मन की गहराई में एक तूफान था, लेकिन उस तूफान को समझने की कोई शक्ति मेरे पास नहीं थी।
एक शाम जब समीर के बिना घर में अकेली बैठी थी, मैंने आदित्य से एक छोटी सी बात की। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते? आदित्य ने मुझे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। वह चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे और उलझा दिया। दूसरे दिन आदित्य ने मुझे एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो। ये मुश्किल वक्त है और मैं तुमसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, कभी कभी रिश्ते हमारी सोच से ज्यादा जटिल होते हैं। तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी भावनाएं सिर्फ तुमसे जुड़ी होती हैं। मैंने चिट्ठी पढ़ी और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। वह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए, जैसे किसी ने मुझे मेरे दर्द का एहसास दिला दिया हो। उस दिन के बाद आदित्य और मैं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन दिल में एक खौफ था कि क्या हम दोनों इस रिश्ते के उस सिरे को पकड़ पा रहे हैं जहां से यह और भी उलझ सकता है। क्या हमारी नजदीकी इस अंधेरे गलियारे के अंत तक पहुंचने का रास्ता बन सकती थी? एक दिन समीर का कॉल आया। उसकी आवाज में वही पुराने विश्वास और प्यार की झलक थी, लेकिन मुझे अब सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। कैसी हो? उसने पूछा। मैं चुप रही, क्योंकि मैं अब वह पुरानी मैं नहीं थी जो पहले थी। समीर, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मैंने धीरे से कहा, तुम लौट कर भी आओ तो क्या हम वही रिश्ते वापस पा सकेंगे जो हमने पहले बनाए थे? वह चुप रहा और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो। शायद हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त और चाहिए। उसकी बातों ने मुझे और भी गहरे में धकेल दिया। मुझे यह समझ में आने लगा कि समीर के बिना ही मैंने अपने आप को खो दिया था। क्या हम दोनों के बीच वह प्यार अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? और फिर आदित्य की चुप्पी ने मुझे महसूस कराया कि शायद मेरे दिल की कोई और जगह थी जहां अब समीर नहीं, बल्कि वह था। क्या यह संभव था? क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पाऊंगी? क्या मुझे आदित्य को अपने दिल का हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए, या फिर समीर का इंतजार करना चाहिए जो अब तक मेरे लिए दूर होता जा रहा था? ये सवाल अब मेरे दिल में लगातार गूंज रहे थे। हर दिन मेरे भीतर एक नया तूफान मचलता था, लेकिन इसका जवाब मुझे खुद से ही ढूंढना था। क्या रिश्तों में वफादारी ही सबसे बड़ी बात होती है, या कभी कभी हमें खुद से भी सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है? समीर का फोन आया था, लेकिन अब मुझे उसकी आवाज में वह पुरानी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी बातें मुझे उतनी सच्ची नहीं लग रही थीं जितनी पहले होती थीं। शायद वह सिर्फ अपने कर्तव्यों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं अब उस कर्तव्य को नहीं समझ पा रही थी। आदित्य की चुप और उसके शब्द मुझे चुभने लगे थे। उसका हर जिक्र, उसकी नजदीकी, वह सब कुछ अब मेरे मन में एक असामान्य खौफ पैदा कर रहा था। मैं उसे जितना करीब से जानने की कोशिश करती, उतनी ही दूर होती जाती। क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पा रही थी, या फिर बस एक भ्रम में जी रही थी? वह रात मेरे लिए कुछ और ही थी। समीर का कॉल आने के बाद आदित्य ने मुझसे एक और बात की जो मुझे झकझोरने वाली थी। वह मुझे देखकर कुछ अलग सा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। तुम ठीक तो हो? उसने मुझसे पूछा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे कुछ कहूं? मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दिल की बात कह दी। आदित्य, मुझे यह समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं? समीर वापस आना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बदल चुका है। मैं क्या समझूं? आदित्य ने मुझे शांति से देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ लोग हमें उस रास्ते पर ले आते हैं जहां हमें खुद को समझने का मौका मिलता है। शायद तुम उस रास्ते पर हो। उसकी बातों में कोई गहराई थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले महसूस नहीं किया था, जैसे वह किसी और ही दुनिया से था, और शायद वह मुझे उस दुनिया के एक हिस्से की तरह महसूस करवा रहा था। मैं चुप रही, क्योंकि मेरे अंदर कोई आवाज उठ रही थी जो आदित्य को और जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आवाज मुझे डराती भी थी। अब तक जो भी कुछ मैंने सोचा था, वह सब धुंधला सा हो गया था। समीर की गैर मौजूदगी में आदित्य की चुप्पी और उसका साथ मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। क्या मैं उसे ठीक से समझ पा रही थी? क्या उसकी साइलेंस का मतलब कुछ और था, या फिर यह सिर्फ एक भूल भुलैया थी जिसमें मैं फंसी हुई थी? एक रात जब आदित्य मुझसे अकेले में बात कर रहा था, उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरी दुनिया को हिला देने वाला था। 'तुम जानती हो, कभी कभी हम वही नहीं होते जो हम दिखाते हैं।
हम सबके अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा होता है, वह हिस्सा जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन जब वह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया था, लेकिन वह शब्द मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। क्या वह मुझे कुछ इशारा दे रहा था? क्या उसने अपनी आंखों से मुझे वो देख लिया था जिसे मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी? समीर का कॉल फिर आया। इस बार उसकी आवाज में एक ठंडापन था, एक दूरी थी जो अब मुझे बहुत महसूस होने लगी थी। कैसी हो? उसने वही सवाल पूछा। मुझे लगा, क्या यह वही समीर था जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में जगह दी थी? मैंने धीरे से कहा, समीर, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, लेकिन आदित्य के करीब आकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बदल रहा है। मैं क्या करूं? तुम आते हो तो क्या हम वही पहले वाले रिश्ते को वापस पा सकते हैं? वह चुप रहा। शायद उसे भी समझ में आ गया था कि अब कुछ और था जो मेरे दिल में चल रहा था। तभी आदित्य का चेहरा मेरे सामने था। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या वह मुझे वह जगह दे सकता था जो समीर ने कभी नहीं दी? मैंने खुद से पूछा, क्या यह जो हो रहा है, क्या यह मेरा भ्रम था या फिर एक और नया रास्ता था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी? फिर एक दिन वह घड़ी आई जब सब कुछ सामने आ गया। आदित्य ने मुझसे अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यह नहीं समझ पाओगी। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूं, लेकिन तुम बस उस जगह पर खड़ी हो जहां तुम्हारे दिल में समीर की यादें हैं। मैं तुम्हारे साथ हर राह पर चल सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या तुम उस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसकी बातों ने मेरी दुनिया को हिला दिया था। मेरे दिल में दो दिशाएं थीं, एक समीर की दुनिया जो मुझे कभी अपनी तरफ खींचती थी, और एक आदित्य की दुनिया जो अब मेरी हकीकत बन चुकी थी। कभी कभी हमें अपनी सच्चाई को पहचानने में वक्त लगता है। अब मैं समझ पाई थी कि मेरे अंदर जो उलझन थी वह सिर्फ एक बाहरी कारण नहीं थी, बल्कि मेरे खुद के डर और संकोच का परिणाम थी। क्या समीर को वापस आने का मौका देना चाहिए था, या आदित्य के साथ नए रास्ते पर चलने का? यह सवाल अब मुझे रोज परेशान करता था, लेकिन जवाब एक ही था, मुझे अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने का हक था। वह रात मेरे लिए कुछ अलग थी। आदित्य की बातें मेरे दिल में गहरे घाव की तरह चुभ गई थीं। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करता है? मेरा मन इन सवालों से भर गया था। समीर की अनुपस्थिति, आदित्य की निकटता और मेरे अंदर फूटते जज्बात, ये सब मेरे अंदर एक तूफान की तरह मचल रहे थे। एक ही वक्त में मेरी दुनिया टूटती जा रही थी और दूसरी ओर कुछ नया बनने की चाहत भी थी। उस रात मुझे कुछ और महसूस हुआ। आदित्य का नजदीक आना, उसकी बातें, उसकी चुप, इन सब में कोई बात थी जो अब मुझे बेचैन कर रही थी। क्या यह प्यार था या बस एक लम्हे की कमजोरी? क्या मैंने सचमुच अपने दिल की बातों को समीर से छुपाया था, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था जो आदित्य की तरफ खींचता चला गया था? रात के सन्नाटे में अचानक आदित्य का मैसेज आया। उसने लिखा था, तुम्हें क्या लगता है, समीर लौटने के बाद हमारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी पहले थी? मेरे हाथों में मोबाइल था और दिल में धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य का सवाल गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। क्या हमारी जिंदगी वही रह सकती थी या फिर सब कुछ बदल चुका था? मैंने खुद से पूछा, क्या समीर वही है जिसे मैंने कभी प्यार किया था, या फिर आदित्य के रूप में मैं कुछ और तलाश रही हूं? हर सवाल मेरे दिल को और भी उलझा रहा था, और मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे अब किसी एक दिशा में फैसला लेना होगा। तभी फोन की घंटी बजी। समीर का कॉल था। तुम कैसी हो? उसकी आवाज में वही पुरानी नरमी थी, लेकिन अब वह नरमी मेरे दिल को बहलाने की बजाय और ज्यादा उलझाने लगी थी। मैंने जो भी महसूस किया उसे छुपाया और कहा, ठीक हूं, तुम बताओ क्या हो रहा है? लेकिन मेरी आवाज में वह गहराई और बेचैनी साफ झलक रही थी। समीर ने कहा, मुझे वापस आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं शायद हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम और मैं जैसे पहले थे वैसे ही। क्या तुम मुझसे वही प्यार महसूस करती हो? उसके शब्दों ने मेरे दिल को फिर से उसी पुराने रास्ते पर डाल दिया, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने से डर रही थी। मैंने चुपचाप फोन रखा और सोचने लगी। आदित्य की चुप्पी और उसके अंदर छिपे जज्बात ने मुझे एक उलझन में डाल दिया था।
क्या मैं समीर से फिर वही रिश्ते वापस पा सकती थी, या फिर आदित्य की तरफ बढ़ने का यह नया रास्ता मुझे उस सच का सामना करा सकता था जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाई थी? वह दिन आ ही गया जब समीर वापस लौट आया। दरवाजे पर खड़ा समीर अपने पुराने प्यार के साथ मुझे फिर से अपने पास खींचता हुआ। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब वो प्यार मुझे वैसे महसूस नहीं हो रहा था। क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने अपने जीवन का हिस्सा माना था, या फिर अब कुछ और था? तभी आदित्य की यादें मेरे दिल में उभरने लगीं। उसका पास आना, उसकी नजदीकियां। क्या यह सब सिर्फ मुझे किसी नए रिश्ते की तलाश में था, या फिर यह एक ऐसा रास्ता था जिसे मैं कभी भी समझ नहीं पाई? समीर ने मुझे अपने पास खींचा और कहा, तुमने मुझे बहुत मिस किया, है ना? लेकिन मेरी आंखों में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं थी। मैं चुप रही और फिर कहा, समीर, अब हम वही नहीं हैं जो हम पहले थे। मेरी सोच बदल चुकी है और शायद अब मुझे कुछ और चाहिए। यह सुनकर समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चिंता थी। वह खामोश हो गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया पल भर में बदल गई हो। मैंने अपनी आंखें झुका लीं और फिर देखा, आदित्य बाहर खड़ा था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह मेरे हर एक कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह चुपचाप कमरे में आया और समीर से आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तुम्हारा लौट आना सब कुछ पहले जैसा बना सकता है? आदित्य का सवाल चुभ गया था और समीर का चेहरा और भी बुझ गया। अब मैं और आदित्य दोनों ही खड़े थे और समीर कहीं दूर खड़ा था, जैसे कोई तीसरी दुनिया में खो गया हो। ये पल मेरे लिए एक मोड़ था जहां मुझे अपने दिल की आवाज सुननी थी। क्या मैं समीर को वापस अपने जीवन में लाऊं, या फिर आदित्य के साथ इस अनकहे रिश्ते की शुरुआत करूं? तुमने सही कहा आदित्य, मैंने धीरे से कहा। कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है, और यही वह वक्त था जब मुझे यह समझना पड़ा कि समीर और मैं अब एक दूसरे के लिए नहीं हैं। समीर ने एक बार फिर मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही समीर, मैंने कहा, लेकिन मुझे अब खुद को तलाशने का वक्त चाहिए। आदित्य ने मुझे देखा और वह धीरे से मुस्कुराया। तुमने सही फैसला लिया। वह पल मेरे लिए एक पूरी दुनिया बदलने जैसा था। समीर, जो कभी मेरे लिए सब कुछ था, अब मुझे लगता था कि उसका प्यार अब मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था। आदित्य का प्यार, उसकी समझ, उसकी नजदीकी अब मुझे सब कुछ साफ दिखा रही थी। कहानी की उलझन अब और भी गहरी हो गई थी। समीर और आदित्य के बीच का अंतर, मेरे खुद के इमोशंस और एक नया रास्ता जो मैंने खुद के लिए चुना, ये सब इस कहानी को एक सस्पेंस से भर देता था। क्या मैं सही फैसला ले रही थी? क्या आदित्य के साथ भविष्य को लेकर मेरे मन में उम्मीदें थीं, या फिर ये सिर्फ एक पल की ख्वाहिश थी? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे भाई की हाल ही में शादी हुई थी। मेरी भाभी की इच्छाएं भी अभी पूरी नहीं हुई थीं कि मेरे भाई ने शादी करके जल्दी ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और जाते जाते मुझसे कह गया कि अब तू अपनी भाभी का ध्यान रखना, क्योंकि घर में तू ही अकेला रहेगा। मैंने भी अपने भाई से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी अपने भाई की कमाई का आनंद उठाना चाहता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पूछा, भाभी क्या बात हो गई? भाभी ने कहा, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ। और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी कहने लगी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सिर की मालिश कर दे। मैंने कहा, भाभी यह मैं नहीं कर सकता। पर भाभी कहने लगी, तुझे यह करना ही पड़ेगा। मैं भाभी के सिर की मालिश करने लगा। भाभी कहने लगी, अब तू मेरे पीठ पर तेल लगाकर मालिश कर। फिर भाभी ने अपनी साड़ी ऊपर उठा दी। यह सब देखकर मुझे कंपी छूट गई। फिर मैंने भाभी की पीठ पर तेल लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। भाभी अजीब सी आवाजें निकालने लगी। बस फिर क्या था, मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं भाभी के वो दोनों पकड़ के लेने लगा। मेरी उम्र 24 साल थी। इन दिनों मैं घर में ही रहता था। मेरे भाई ने शादी इसलिए करवाई थी ताकि मैं अकेला महसूस न करूं। भाभी का नाम पूनम था और मैं भी उन्हें पूनम ही कहता था। अक्सर वह उदास ही रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा था। मुझे लगा कि वह मेरे भाई को याद करती है, तभी छिप छिप कर रोती रहती है,
पर ना ही मैंने कभी उससे यह बात पूछी थी और ना ही भाभी ने कभी खुलकर मुझसे यह बात बताई थी। रात को वह अपने कमरे में बंद हो जाती और कमरे से रोने की आवाजें आने लगती थीं। दरअसल मेरे भाई की शादी के अगले हफ्ते ही वह विदेश चला गया था। एक नई दुल्हन के लिए अपने पति के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे भाई ने तो शादी सिर्फ मेरे लिए ही की थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और अब घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक औरत का होना जरूरी था। इसीलिए भाई भाभी को मेरे हवाले छोड़कर चला गया। पूनम भाभी बिल्कुल अकेली रहती थी, उसका ख्याल भी मैं ही रखता था। वह भी एक 28 साल की जवान औरत थी। रिश्ता ना मिलने के कारण मेरे भाई के साथ उसका विवाह हो गया था, क्योंकि बीतते समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक रात में सोने के लिए लेटा हुआ था जब भाभी मुझे आवाज देकर बुलाने लगी। मैं सोच रहा था कि इस समय भाभी को मुझसे क्या काम हो सकता है। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी भाभी के कमरे में चला गया, क्योंकि भाई ने जाते जाते सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद घर की जरूरतों का ध्यान रखना और सच्चे दिल से अपनी भाभी की सेवा करना, क्योंकि भाई के पैसों पर मैं ऐश करता था। इसलिए मैं यह नहीं चाहता था कि भाभी मेरी भैया से कोई शिकायत करें। जब भी भाभी ने वापस आने की बात की तो उसने कोई ना कोई चाल चलकर आने से मना कर दिया। रात के 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और मैंने यह सोचकर चला गया कि कोई जरूरी काम होगा, पर वहां जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह खुद बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया। भाभी को आवाज देकर पूछा, भाभी, मुझसे कोई काम था? मेरी आवाज सुनकर वह उठ गई और मैंने सोचा कि हमेशा की तरह अपने दुपट्टे से खुद को ढक लेगी, क्योंकि वह सारा दिन दुपट्टा लेकर रखती थी। मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था, पर मेरी आवाज सुनकर वह कहने लगी, समीर अंदर आजा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। भाभी अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। मैं कमरे में गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मैं शर्मा रहा था। मैंने भाभी को पहली बार इस तरह से देखा था। भाभी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और मेरी झुकी हुई नजरों को देखकर कहने लगी, समीर, शर्माने की कोई बात नहीं है। इस घर में हमें ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मेरा पति तो विदेश में रहता है, लेकिन तू हमेशा यहाँ रहता है और मेरा ध्यान रखता है। यही सोचकर मैंने तुझे बुलाया कि मुश्किल वक्त में तू मेरा साथ देगा। भाभी की बात सुनकर मैंने हैरानी में उसकी ओर देखा। वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो और उनके सिर का दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात सच थी कि भाई जब यहाँ होते थे तो हमेशा मुझसे सिर की मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो मेरा भाई था और भाभी की मसाज मैं कैसे कर सकता था। भाभी ने मुझे सोच में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच रहा था कि भाभी किस तरह की औरत है जिसने अपने देवर से मसाज करने के लिए कह दिया। उसे शर्म नहीं आई, जबकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना, और वह भी अपने देवर से, अगर कोई और होता तो मना करने की बजाय उसे खरी खोटी सुना देता। लेकिन इस समय मैं भाभी के रहमो कर्म पर जी रहा था, इसलिए उसके सामने जुबान चलाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही उसे मना कर सकता था। भाभी ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की शीशी मुझे दिखाई और कहने लगी, बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे सिर में मसाज कर दोगे। कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी और मुझे लगा कि शायद वह बहुत तकलीफ में है, लेकिन मैं भाभी को इनकार नहीं कर सकता था। मैंने वह तेल उठाया और उसके बिस्तर के पास बैठ गया। फिर धीरे धीरे तेल उसके सिर पर लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुका ली थीं और किसी भी तरह के जज्बात महसूस करने से खुद को रोका हुआ था। मेरे हाथ उसके सिर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक भाभी की बहुत मदद की थी, लेकिन भाभी ने मुझसे कभी इस तरह की फरमाइश नहीं की थी। जैसे जैसे मैं तेल लगाता गया, भाभी की अजीब आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आराम मिल रहा हो। मैंने दोबारा उसकी ओर नहीं देखा और ना ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी। मुझे शर्म का एहसास हो रहा था और मैं वहां से जाने की इच्छा कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं भाभी को मना करता और ये बात मेरे भाई को पता चलती तो भाभी की कोई बात नहीं मानी जाती, वरना मेरा खर्चा पानी बंद हो जाता। भाभी की नीयत कुछ ऐसी थी कि उसने कभी भी किसी चीज से मना नहीं किया।
मैं बिना किसी झिझक के उससे पैसे मांग लेता था और वह बिना सवाल किए मुझे दे देती थी। काफी देर तक मैंने मसाज करना जारी रखा और उसकी आवाजें कमरे में गूंजती रहीं। इसके बाद शायद उसे नींद आ गई थी क्योंकि उसकी आवाज आना बंद हो गई। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। पहली बार मैंने किसी औरत की इस तरह मसाज की थी और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। भाभी के गोरे चेहरे ने मुझे भी नशे में डाल दिया था। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वह मेरे भाई की पत्नी है, मैंने सोचा कि अब मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा। अगली सुबह भाभी पूरी तरह से दुपट्टा ली हुए थी और मेरे लिए रोटी बना रही थी। फिर मैंने आगे बढ़कर रोटी ली और वह मुझसे कहने लगी, समीर, तुमने मेरे सिर का दर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, असल में आप पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, इसलिए आप थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम में मदद कर दूं या फिर आप कोई नौकर रख लें। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मुझे थकावट तब तक नहीं मिटेगी जब तक मेरा पति नहीं आएगा। उसी दिन मेरी थकावट दूर होगी। मैं उसके शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन वह रसोई में चली गई और मेरे काम का समय हो गया। मैं घर से चला गया। सारा दिन मेरे दिमाग में भाभी ही घूमती रही। दोपहर को जब मैं घर आया, मेरी बहन भी घर आ गई थी। मैंने सोचा कि किसी भी तरह मौके की तलाश करके भाभी की मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन वे दोनों इतनी मग्न थीं कि उन्हें मेरे लिए समय ही नहीं मिला। कुछ देर बाद मेरी बहन कहकर चली गई कि उसका पति काम से आने वाला है और मैं उसे मसाज की बात नहीं बता सका। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि भाभी कपड़े धो रही थी और बहुत मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर ले जा रही थी। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई क्योंकि वे सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से ही उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। मैंने तुरंत भाभी को आवाज दी और वह पसीने से भीगी हुई थी। मैं बाल्टी पकड़कर छत पर चला गया और उसका साथ देते हुए कपड़े भी तार पर लटका दिए। जब हम वापस लौटे तो वह कुछ अजीब तरीके से आ रही थी, जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। मैंने उससे कहा कि अगर वह कहे तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। मुझे लगता था कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर उसने उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी गलतियों का नतीजा है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से उसकी हर बात मेरे समझ से बाहर थी और यह मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। दोपहर खत्म हुई और शाम हो गई। मेरा दिल चाय पीने को कर रहा था। मैं भाभी के कमरे में जाकर उसे आवाज देने गया, लेकिन वह अपने कमरे में रो रही थी और किसी को कह रही थी, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है। आज जो मेरी हालत है उसका जिम्मेदार तू है। भाभी की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर रुक गया। मुझे नहीं पता था कि वह किससे बात कर रही थी, लेकिन यकीनन वह मेरा भाई नहीं था। भाभी की बातों से मुझे समझ आया कि उसके सिर में दर्द की यही वजह थी कि वह किसी और के साथ गलत तरीके से बात कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए। बिना सोच विचार किए मैंने अपने भाई को फोन कर दिया। मैंने उससे कहा, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? वह कहने लगा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे बताया कि उसकी पत्नी कैसे हरकतें कर रही है और बस यही कहा कि उसे तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए जल्दी आ जाओ। कुछ बातें करके उसने फोन काट दिया। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना ना चाहिए। फिर उस रात भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैं उसके कमरे में गया और वह लेटी हुई थी और सिर की मसाज करने के लिए कह रही थी। मैंने चुपचाप तेल की शीशी उठाई और उसके सिर में मसाज करने लगा। मैं सोच रहा था कि वह मेरे पास से अपने सिर की मसाज क्यों करवा रही है। मुझे लगता था कि जब मैं कॉलेज जाता तो घर में कोई आता होगा यह देखने के लिए। अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आया, लेकिन यह देखकर मैं हैरान हो गया कि घर तो बिल्कुल सुनसान था और घर में कोई नहीं था। मैं घर से थोड़ी दूर खड़ा था और कुछ देर बाद भाभी घर आई। पसीने से भीगी हुई वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं तुरंत घर गया और भाभी से पूछने लगा कि उसने पूरा दिन क्या किया। भाभी मुझे घर के कामों के बारे में बताने लगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह बाहर क्यों गई थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था
कि वह कुछ न कुछ गलत कर रही थी। पूरा दिन मैंने इसी तरह बेचैन होकर बिताया। मैं भाभी का सच जानना चाहता था। फिर रात के समय भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे पता था कि वह मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। यह सच था कि उसके सिर में दर्द होता था और उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने तेल की शीशी उठाई और फिर मसाज करने लगा, लेकिन उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा, पहले लाइट बंद कर दे। ये पहली बार था जब उसने मुझसे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने पूछा कि ये लाइट क्यों बंद करनी है, लेकिन वह गुस्से से मुझे देखने लगी। बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद कर दी और मसाज के लिए तैयार हो गया। जब मैं उसके पास बैठा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से मैं हैरान रह गया। मुझे गुस्सा आया कि वह अपनी हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, ये आप क्या कर रही हो? उसने कहा, समीर, मैं तेरे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तेरे साथ बात कर सकूं, इसलिए मैंने अंधेरा किया है। भाभी की आवाज में मुझे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। जो मैंने सुना उससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि उसे लड़कों का बहुत शौक है, लेकिन कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वह अकेली जिंदगी गुजार रही है। लेकिन बड़ी मुश्किल तब हुई जब उसकी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने उसे प्यार और सपने दिखाए। जब भी वह पैसे मांगता वह उसे देती, लेकिन जब उसने शादी का कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह थोड़ी बड़ी हो गई थी और वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। वह किसी और लड़की को चाहता था, क्योंकि वह काफी तरक्की कर चुका था। उसकी बदौलत ही उसने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था। उसके पास सब कुछ आ गया था और उसे उसकी जरूरत नहीं रह गई। लेकिन इतने सालों बाद दो दो नौकरियों के कारण उसका साथ छोड़ दिया और अब उसे रोज कमर में दर्द और कभी सिर में दर्द होने लगा था। मैं बहुत दर्द सहन कर रही थी। जब तुम्हारे भाई का शादी का फैसला आया, मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर तुम्हारे भाई से मेरा शादी करवा दी और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर समय मुझे यही पछतावा होता था कि मैंने किस तरह के व्यक्ति के पीछे अपने आप को बर्बाद किया, जो कभी मेरा था ही नहीं। मेरे भाई भाइयों ने मेरी कदर नहीं की और ना ही मेरे प्यार ने। फिर मुझ पर सबसे बड़ा दुख तब आया जब मुझे पता लगा कि तुम्हारे भाई ने विदेश में शादी कर ली है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिन पहले मुझसे फोन करके बताया कि उसने वहां शादी कर ली है और ये शादी सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर के लिए की गई थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा ध्यान इसी बात पर लगा रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की इज्जत करने में बिता दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इससे मेरे कमर में दर्द होने लगा और मजबूरी में मुझे तुमसे मसाज करवानी पड़ती थी। मुझे शर्म आती थी कि मैं तुम्हारे पास आकर मसाज कराती थी, लेकिन मैं क्या करती? तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में बताया तो उसने कहा कि अब मैं कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। ये सुनकर मैं टूट गई और वापस घर आ गई। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। आज तुम्हारे सामने सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे पास मसाज करवाने आती थी। मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें यह बात पता चलने वाली थी कि तुम्हारा भाई दूसरी शादी कर चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूं। ये कहकर भाभी रोने लगी। शुक्र है कि भाभी ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मेरे भाई ने बहुत बुरा सलूक किया। पहले ही उसके साथ बहुत बुरा हो चुका का था और अब उसने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे भाई बहनों की भी गलती थी। हमने कभी उसे वापस आने नहीं दिया। उसकी उम्र बीत रही थी और कब तक वह अकेले रहेंगे। फिर उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। काफी देर बाद भाभी ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घर में चुपचाप गुजार दूंगी। मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी और तुम्हारे घर का भी ख्याल रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से मत जाने देना। तुम्हारा भाई अब कभी भी वापस नहीं आएगा और मैं भी यहीं रहूंगी। मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। मैंने भाभी से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इस घर को जिस तरह संभालती हो
ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम अकेली जिंदगी क्यों काटना चाहती हो? मेरे भाई से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और कहा, खुशियों का भी तुम्हारा हक है। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और मैं जल्दी नौकरी कर लूंगा। तब अब तक तुम अपना तलाक करवा लो, तलाक वगैरह ले लो। मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूंगा और एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। हमारी दोस्ती है, जब तुम्हारे माता पिता को सच पता चलेगा तो ये मना नहीं करेंगे। भाभी ने कहा कि मैं उम्र में बहुत बड़ी हूं, लोग बातें करेंगे, दुनिया क्या कहेगी। मैंने कहा, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है, और जो तुम दुनिया के बारे में सोच रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मेरी बात सुनकर भाभी रोने लगी। मैंने उसी वक्त भाभी की मां को फोन किया और सारी बात बता दी। वह भी बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने माफी मांगी। फिर भाभी ने अपने भाई से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद मेरी पूनम से शादी हो गई और हम बहुत खुश हैं। मैं उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन मैंने उसे वह सुख दिए जो मेरा भाई और उसका एक्स बीएफ नहीं दे सके। भाभी मुझसे इतनी खुश हो गई और हम रोज रात को खूबसूरत नज़ारे देखने जाते थे। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? सच्चा प्यार वही है जो दिल से दिल मिलता है, बिना किसी सामाजिक रुकावट या उम्र के फर्क के। समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने रिश्तों में सच्चाई और खुशहाली की तलाश करना। आपने जिस तरह से अपने रिश्ते को समझा और सही तरीके से कदम उठाया, वह यह दिखाता है कि अगर हम सच्चे इरादों और समझदारी के साथ कदम बढ़ाते हैं तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। भाभी की स्थिति में पहले डर और समाज के नजरिए के कारण वह संकोच करती हैं, लेकिन जब आपने उनका समर्थन किया तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सही रास्ते पर चल पाईं। इसी तरह हम सभी को अपने रिश्तों में समर्थन और विश्वास की जरूरत होती है, ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें और एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह कहानी यह भी बताती है कि रिश्तों में सच्चाई, समझ और परवाह होना जरूरी है। जब दो लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं तो उनका प्यार और रिश्ता परिपूर्ण होता है, चाहे वह उम्र में छोटे हों या बड़े। रिश्ते में सुख और संतुष्टि सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच की समझ और प्रेम से आती है। सुविचार: रिश्तों में सबसे अहम बात समझ और सच्चाई होती है, क्योंकि जब दिल सच्चे होते हैं तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। सच्चा प्यार वह है जो न केवल ख्वाबों को पूरा करता है, बल्कि मुश्किलों को भी आसान बना देता है। आपकी कहानी की गहराई इस बात को और भी स्पष्ट करती है कि सच्चे रिश्ते में उम्र, पारिवारिक बाधाएं या समाज की धारा कोई मायने नहीं रखती। असल में रिश्तों में जो सबसे अहम होता है वह है समझ, प्यार और परस्पर विश्वास। जब आप भाभी को उनके डर और शंकाओं से बाहर निकालकर उनके पक्ष में खड़े हुए, तो न केवल आपने उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि आपने एक मिसाल भी पेश की कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे को समझें और सहारा दें। यह कहानी यह भी सिखाती है कि समाज का दृष्टिकोण तब तक महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जब तक वह किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता या खुशियों में बाधा न डाले। रिश्तों में आत्मसम्मान और खुशी की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, और कभी-कभी हम अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों के विचारों से नहीं जोड़ सकते। अगर हम खुद को और दूसरों को सच्ची खुशी और प्रेम दे सकते हैं, तो यह दुनिया के दृष्टिकोण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन यात्रा और निर्णय यह दिखाते हैं कि असल प्रेम और सच्चाई वही है जो बिना किसी भय या संकोच के अपनाया जाए। जब हम अपने रिश्तों को इस तरह से समझते हैं, तो जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल हो जाता है। जब दो दिल एक दूसरे को बिना किसी शंका या संकोच के स्वीकार करते हैं, तो वो रिश्ता सच्चा और परिपूर्ण होता है। समाज से अधिक महत्वपूर्ण है अपने रिश्तों में प्यार, समर्थन और समझ का होना। यही असली सफलता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा सही समय और सही दिशा में कदम उठाना जरूरी होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती हुई थी। और उधर जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वह बुरी तरह से चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़ करके आता है और सारी नर्स स्टाफ वहां एकत्र हो जाता है। और जब उसकी हालत को जब उन्हीं में से एक डॉक्टर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं।
क्योंकि वह तो उसकी तलाकशुदा पत्नी रहती है। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ रहता है जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों पति पत्नी के बीच की कहानी? दोस्तों, ये कहानी पूरा जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक राम सिंह नाम के व्यक्ति जो सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम श्रेया है। पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी क्योंकि राम सिंह की इकलौती लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना कोई लड़की थी। इस वजह से वह अपनी लड़की श्रेया से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा दुलार करते थे। दोस्तों, जिनका एक ही औलाद होता है तो वह बहुत ज्यादा लाड प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वह बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार के खातिर उस बच्चे को ज्यादा नहीं डांटते। बस यही कारण है कि जिसकी एक संतान होती है वह अक्सर इंसान बिगड़ जाया करता है। इधर श्रेया जब ग्रेजुएट करने लगती है, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट करने लगती है, तब उसकी शौक और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी और वह दौलत आखिर जाती तो जाती कहाँ, सारी दौलत उसी श्रेया के लिए थी, इसलिए वह उसे खूब खर्च किया करती थी। अच्छी गाड़ी में घूमना उसका शौक था, अच्छे दोस्तों के साथ रहना उसका शौक था, ऊंचे ऊंचे महंगे रेस्टोरेंट होटलों में खाना खाने का शौक था, अच्छी मोबाइल लाने का शौक था। यहाँ तक कि उसका जो जीवन था वह अपने आप को मॉडल टॉप में जीना पसंद करती थी। उसके पिता जो राम सिंह थे वह अपनी लड़की से कभी कुछ नहीं कहते थे। जब लड़की ग्रेजुएट करती है तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। ये विचार करके वह अपनी लड़की श्रेया से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। श्रेया कहती है कि नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। प्रेम सिंह कहते हैं कि बेटी, पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई आपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूंगा उससे यह बात पहले कह दूंगा कि हमारी लड़की को घर पर मत रखना, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवाना, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। लड़की जब माँ बाप की बात सुनती है तो शादी के लिए राजी तो हो जाती है और फिर श्रेया के जो पिता राम सिंह होते हैं वह पड़ोस में एक कुलदीप होता है, वहां जाते हैं और एक पंकज नाम के लड़के के लिए श्रेया का रिश्ता तय कर देते हैं। पंकज के जो पिता होते हैं जिनका नाम राम सिंह होता है, वह खेती किसानी का काम किया करते थे। वह कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, इसलिए वह अपनी जिंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज्यादा ऊंचा शौक नहीं था उनका। उनके बेटे का, उनका लड़का जो था वह डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। अब इधर जब शादी का दिन तय हो जाती है और शादी होने के बाद श्रेया पंकज के घर जब पहुंचती है दोस्तों, तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटलों में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट पर खाना खाना और ऊंची गाड़ियों से घूमना, अच्छे फोन चलाना, मॉडल टॉप में रहना, शॉर्ट कपड़े पहनना। यह बात पंकज को और पंकज के माता पिता को बहुत बुरी लगती है और वह कहते हैं कि देखो, तुम इस घर में बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होती है तब भी वह माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती है, पर पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू होकर के इतने छोटे कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे, हम इतने ऊंचे शौक कहाँ तुम्हें करवा पाएंगे? हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहां भी पैसा खर्च करना होता है, इसलिए मिडिल क्लास में बन करके रहो, ज्यादा ऊंची शौक मत करो। ये बात श्रेया को बहुत बुरी लगती है और श्रेया कहती है कि मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, हर ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी होगी। इस बारे में पंकज के पिताजी अपने संधि से यानी राम सिंह से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर किसी की बात नहीं मानती। वह अपनी बात चलाती है, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंची ऊंची शौक रखती है। तब वह भी उधर से कह देते कि देखो, हमारी लड़की यहाँ इकलौती है और बड़े ही लाड प्यार से पली है। हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बड़ी नाजों से अपनी लड़की को पाला है और उसकी जो भी शौक हैं, जो भी डिमांड है, वह तुम पूरी करो, इसीलिए मैंने उसका विवाह किया है। ये बात जब प्रेम सिंह सुनते हैं तो वह भी परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है
कि इसके माँ बाप ने ही इसको सर पर चढ़ा करके रखा है। इस वजह से यह किसी की बात नहीं मान रही है। दोस्तों, धीरे धीरे इसी प्रकार से कलह होते होते लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद में इधर तो पंकज पढ़ने के लिए चला जाता है और वह रात दिन बड़ी कड़ी मेहनत करता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि उसका जो सपना था वह डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। पंकज के घर इधर श्रेया अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत तो जाते हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच में यही तू में चलती रहती थी कि तुम ऐसा मत पहनो, कि ऐसा मत खाओ, ऐसी जगह मत जाओ, इतने फोनो, हर समय समय तुम बात करती रहती हो। यह बात पंकज के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह इन्हीं बातों को हमेशा टोकते रहते थे। श्रेया हमेशा इसी बात को अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती रहती थी कि हमारी शौक पूरी कराओ, हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, लेकिन पंकज ना तो उसे कहीं घुमाने ले जाता था, ना उसकी कोई शौक पूरी कराता था। वह कहता था कि जैसे माँ बाप रख रहे हैं और जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी प्रकार से तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा। श्रेया इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती कि हम आपकी तरह मिलकर के रहेंगे। वो तो ऊंचे ऊंचे शौक अपना पूरा करवाना चाहती थी। अब उन दोनों के बीच में तू में हमेशा इसी बात को लेकर के होती रहती है। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं तब श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ जो रहन सहन है वह हमारे लायक नहीं है। तुमने कहा हमारा रिश्ता इन भूख नंगोले में की है ना, हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं। तब श्रेया के पिताजी राम सिंह आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुला करके ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन के बाद में उनकी जब आदत हो जाएगी तो वह तुम्हें समझने लगेंगे और फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटने लगेगा। इस प्रकार से जब वह अपने मायके में रहने लगती है तब क्योंकि उसका जो शौक था और जो उसकी आदतें थीं वह उन आदतों को भूली नहीं थी, इसी वजह से वह लड़कों के साथ बार बार घूमने के लिए जाया करती थी। वह यह भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ। लड़कों के साथ होटलों में जाती थी, रात को बिताती थी और ऊंची ऊंची रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, गाड़ियों से घूमती थी। हर समय उसका घूमना ही शौक बन गया था। लड़कों के साथ में रहना, छोटे कपड़े पहनना, मॉडल न्यू लाइट में रहना ही उसका जीवन था। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इधर जो पंकज होता है वह अपने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करता है। रात दिन वह मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में वह पास हो जाता है और इधर श्रेया ने तलाक के लिए कागज कोर्ट में डाल दिए थे और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब पंकज सोचता है कि चलो, श्रेया तो हमसे दूर हो गई, उसने तलाक ले लिया, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। वह हर समय हमें क्लेश करती रहती थी, टेंशन दिलाती रहती थी। अब मैं जी जान से पढ़ाई करूंगा। पंकज देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने जब जी जान से मेहनत से रात दिन एक करके जब पढ़ाई की तो वह अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है। बड़ा डॉक्टर और डॉक्टर बनने के बाद में वह उत्तराखंड में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर श्रेया अपने मायके में रह कर के अय्याशी कर रही थी। वह यह बात भी भूल गई थी कि मैं पंकज की बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब तो वह रात दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमना, जब उसके डिलीवरी का समय जब नजदीक आता है तब उसके यार दोस्त जो होते हैं वह देखते हैं कि अरे श्रेया, तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हारे साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता। और उसके जितने भी यार दोस्त थे वह सब धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ जाते हैं और वह अकेली पड़ जाती है और फिर अपने पिताजी के घर रहने लगती है। जब 9वां महीना लगता है तब उसके पेट में दर्द उठता है। तब उसके पिता जो होते हैं तुरंत एम्बुलेंस बुला करके तत्काल उसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और इधर से वह दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी। तभी सारा स्टाफ एकत्र हो जाता है और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, जो पंकज था, जब वह पंकज आकर के देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आया हुआ है और बुरी तरह से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, तब पंकज दौड़ करके आता है और देखता है कि उसी की पत्नी, जिसका नाम श्रेया था, वह बुरी तरह से चिल्ला रही है और सारा स्टाफ नर्स वहां पर एकत्र है।
तब उसे डिलीवरी बोर्ड में ले जाया जाता है। डिलीवरी के लिए तब जो लेडीज डॉक्टर होती हैं वह कहती हैं कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की आवश्यकता है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा, तभी इसकी डिलीवरी होगी। यह सुनकर के पंकज चौंक जाता है और पंकज के जो ससुर होते हैं राम सिंह, श्रेया के पिताजी, वह भी चौंक जाते हैं कि अब ब्लड कहाँ से मिले। ब्लड बैंक पर जब जाते हैं तो उसके ग्रुप का कोई ब्लड वहां पर मौजूद नहीं था। अब वह बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे में इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, राम सिंह जो है घबरा जाता है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। अब इधर पंकज उस डॉक्टर से संपर्क करते हैं। कहता है कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल करके इसे चढ़ा दो। महिला डॉक्टर जो डिलीवरी बर्ड में होती हैं वह कहती हैं कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है और आप ब्लड देना चाहते हैं तो। दोस्तों, उसी समय तत्काल पंकज अपना एक बोतल ब्लड निकलवा आता है और उसे श्रेया को चढ़ा देता है। फिर उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है और फिर उसका एक लड़का पैदा हो जाता है। जब लड़का पैदा हो जाता है, पंकज तो वहां से ब्लड देने के बाद अपनी केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वह अपने घर चला जाता है। इधर जब श्रेया को होश आता है तब वह देखती है कि उसको एक लड़का पैदा हुआ है और वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल पंकज की तरह देखने में है। तब जो महिला डॉक्टर होती हैं श्रेया उसको बधाई देती हैं कि धन्यवाद मैडम, बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाया। दोस्तों, तब वह महिला डॉक्टर कहती हैं कि धन्यवाद हमारा मत कहिए, धन्यवाद तो उन डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला तो उन्होंने एक बोतल आपको ब्लड देकर के आपकी जान बचाई है। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिलता तो आपकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, फिर वह श्रेया कहती है कि वह कौन डॉक्टर है, मुझे मिलवा दीजिए। तब पंकज को बुलाया जाता है और पंकज को देख करके श्रेया की नजर जब पंकज पर पड़ती है, क्योंकि वह उस हॉस्पिटल के जेंट्स बड़े डॉक्टर थे, तब श्रेया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से चौंक जाती है। तन पर पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदा होती है। कहती है कि यह तो मेरे तलाकशुदा पति है, इन्होंने मेरी जान बचाई और मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती रही। मैंने कभी इनको अपनी नजर में कुछ नहीं समझा, हमेशा मैं इनको गरीब, भूखा, नंगा कहती रही और मैंने कभी भी इनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। यह कह करके वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है, पैर पकड़ने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब पंकज कहता है कि देखो, पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम चली थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संस्कार बच्चे के अंदर माँ बाप के दिए होते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उत्तम संस्कार देते तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दोस्तों, ये बात सुनकर के वह फिर से रोने लगती है श्रेया और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने घर लेकर के चलिए। पंकज कहता है कि मैं भूखा नंगा व्यक्ति तुम्हें अपने घर ले जाकर के तुम्हारी शौकी कहाँ पूरी करवा पाऊंगा, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रख पाऊंगा, शर्ट कपड़े नहीं पहना पाऊंगा और ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट होटलों में खाना नहीं खिलवा पाऊंगा, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब तो वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और उस श्रेया के पिताजी राम सिंह भी आते हैं, वह भी हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा, हमसे भी गलती हो गई, हमारी बेटी से भी गलती हो गई, अब यह बच्चा है, इस बच्चे के खातिर ही तुम मेरी बेटी को अपना लो, यह तो तुम्हारा ही है। पंकज जब यह बात सुनता है तो वह राजी हो जाता है और पंकज के पिताजी, माता जो भी होती हैं, वह सब कहती हैं कि बेटा, अब इसे माफ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी परवरिश करो, अच्छी तरह से इसे संस्कार दो। तब पंकज मान जाता है और फिर वहां से छुट्टी करा करके अपने घर ले जाता है और पुनः भगवान को साक्षी मान करके वह अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से केवल यह सीख मिलती है कि जो महिलाएं पैसे के घमंड में आकर के अपने पति को कुछ नहीं समझती,
और हमेशा नई शौक पूरा करवाने के लिए अपने पति को जलील करती हैं, बेइज्जत करती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। उन महिलाओं के लिए कहानी बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि पति की जितनी आय होती है, पत्नियों को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए और अपने पति से उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। कभी भी अपने पति को ठुकराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि समाज में मौज मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में बुरी परिस्थिति में, बुरे समय में साथ देने वाला तो केवल पति ही होता है, जो मरते दम तक साथ देता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बिताने के लिए दोनों लोग पति पत्नी साथ में रहे और आनंद से अपने जीवन को काटे। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, और नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रात के करीब 12 बजे मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं चुपचाप उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे मुझे भाभी की सिल्क की नाइटी की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में थी। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ भूत जाग गया था, फिर वहीं पर भाभी को। मेरा नाम रोहित है। मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरा लंबाई 8 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुंबई से गुजरात जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वह बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी खूबसूरत बना रहे थे। उनका भरा हुआ बदन, गोल गोल संतरे और मस्त गठीला शरीर, भाभी को देखकर मुझे बेहद सुकून और मजा आ रहा था और आत्मविश्वास ने मेरी नजरें उनकी ओर खींच ली। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा, क्या मैं उनसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूं, जहां मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की रहने वाली हूं। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो भाभी ने अपना नाम ज्योति बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप गुजरात में किस जगह पर रहती हो? उसने कहा कि मैं भी कलोल में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा। भाभी की बातें सुनकर मुझे उनका व्यक्तित्व और भी पसंद आने लगा। ट्रेन में सफर करते हुए हमने अपने अपने जीवन के बारे में और भी कई बातें साझा की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और भाभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। भाभी के साथ ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रहीं। मैं पूरे रास्ते उनको ही देखता रहा। वह बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद भाभी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बज चुके थे जब ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी। मैं और ज्योति भाभी दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। भाभी का बैग बहुत भारी था, तो मैंने उनकी मदद के लिए कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़े विनम्रता से धन्यवाद कहा और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। कलोल में रात गहराने लगी थी और आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर भाभी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन भाभी ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हमारे घर आ सकते हो। घर पास में ही है और तुमने मेरी मदद भी की है। मुझे भी रात में बैग उठाने में मुश्किल हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। रात काफी हो चुकी थी और मुझे भी होटल ढूंढने की जगह भाभी के घर जाना ज्यादा सही लगा। हम दोनों रेलवे पटरी पार करके भाभी के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर, और तुम देखना, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली और मैंने सोचा कि यह शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जब हम उनके घर पहुंचे तो भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू भाभी। भाभी ने कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी
और दीवारों पर लगे चित्रों ने घर को एक खास माहौल दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, रोहित तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने कहा, भाभी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं उस कमरे में चला गया जहां उन्होंने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आरामदायक लोवर और टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे पर उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वे मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूं क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी इस बात पर वे भी मुस्कुरा दी और फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। मैं वहीं बैठा बैठा अपने फोन में कुछ देखने लगा और भाभी ने रसोई में चावल और सब्जी की तैयार शुरू कर दी। कुछ ही देर में रसोई से पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और तेज हो गई। भाभी ने मुझसे कहा, खाना बस बन गया है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्जी परोसी। अब वह खाना खाने लगी। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, कहाँ, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंका और मैंने बोला, वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वह थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने बोला, कल 10 बजे हैं। भाभी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया। खाना सादा था लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके पति मुंबई में काम करते हैं और वह कलोल में अकेली रहती हैं। उनके हंसमुख स्वभाव ने मेरे दिल में उनके प्रति और भी इज्जत बढ़ा दी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर भाभी ने कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, सुबह जल्दी उठना है ना? फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हो? आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वह हंसकर बोली, सब लेडीज परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ चुप था, मैं भाभी के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंसकर कहा, क्या पूछना चाहती है? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जॉब यहां लग गई तो फिर तुम कहां रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वे थोड़ी चुप हो गई, फिर बोली, क्या तुम मेरे घर पर रह सकते हो? मैंने थोड़ा संकोच में कहा, भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वे समझ गई और बोली, ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वह मुझे दे दिया करो, तुम्हारे सहारे से मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने इस प्रस्ताव पर विचार किया। ये वाकई में एक अच्छा विचार था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? वे बोली, बस मुझे पता है। मैंने कहा, देखते हैं। भाभी ने फिर से पूछा, अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी, अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। भाभी बोली, अरे हाँ, मुझे भी जॉब पर जाना है, वे भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा, मैं यहाँ कहाँ सो जाऊं? भाभी ने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। भाभी ने फिर कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। अंततः मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे डालकर सो गया। भाभी ने कहा, यह मेरे बेड पर मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने मना कर दिया, लेकिन भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
वे मुझे कंधा देकर बेड पर लेट गई और मैंने नीचे लेटने का फैसला किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल शांत हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि यह अनजानी मुलाकात हमारे लिए नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब रात के करीब 12 बजे मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ नींद जाग गया था, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मना करते हुए कहा, भाभी मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब हर बात डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बने हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना। और जॉब का क्या हुआ? मुझे बताकर जाना कि इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने भाभी के आने का वेट किया। शाम को 5 बजे भाभी आई। वह जीन्स टॉप में मस्त पटाखा माल लग रही थी। आते ही भाभी बोली, ओह सॉरी यार, मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज भाभी लोवर और एक ढीली सी टी शर्ट पहनकर बाहर आई। भाभी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझको घर जाना है। इस पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ? इंटरव्यू सही नहीं हुआ? क्या जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मना कैसे कर सकते हैं? वह लोग ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझको 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर भाभी खुश होकर पूछने लगी कि फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आशा भरी निगाहों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बिना भाभी का मन ही नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जरूर आऊंगा। फिर भाभी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। इस पर भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, ओके तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला, पार्टी किस लिए? भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लग गई है इसलिए पार्टी करते हैं, चलो पार्टी दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, और पीना कहाँ है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? भाभी बोली, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूं, मगर इससे पहले मैं कुछ और बोलता। तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझको 500 दिए और बोली, एक रेड लेवल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आना, और हाँ एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 970 की एक बोतल मिल रही थी। सच में मैं तो कभी ब्लेंडर पैर प्राइड के ऊपर ही नहीं गया था। खैर मैंने एक बोतल ले ली है और कुछ फ्रूट और ड्राई फ्रूट लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरी बन चुकी थी। भाभी ने मुझे आया देखकर कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। भाभी ने मुझे एक लोवर और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी भी नहा रही थी।
मैंने आवाज दी तो बोली, तुम सामान लाओगे, तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझको गिलास पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, ड्राई फ्रूट काट दिए और ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा दिए, दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। जैसे ही भाभी अंदर कमरे में आई, मैं उनको देखता ही रह गया। भाभी ने एक छोटा सा निक्कर पहना हुआ था। भाभी ने और एक छोटी सी बनियान पहनी हुई थी, जिसमें से भाभी का सिर्फ नीचे का सामान और वो दोनों छिप रहे थे, बाकी सब कुछ साफ दिख रहा था। मैं भाभी के दोनों गोलगप्पे को ही देखे जा रहा था और यह बात भाभी ने भली भांति समझ ली थी। उन्होंने तोतलाकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैं उनके गोलगप्पे से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वह हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास ही मेरे बगल में बैठ गई। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की महक मदहोश कर देने वाली थी। फिर हम दोनों ने एक पैक लिया और चेज बोलकर लेने लगे। तभी भाभी बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, सच में भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हूँ या कुछ और भी लग रही हूँ? इसमें कुछ नहीं बोला और पैक को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा पैक बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको भी, इस बार पैक मैं बनाती हूँ। ये कहकर भाभी ने अपना पैक नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैक बना दिया। फिर पैक खत्म करके भाभी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और लगा ली। भाभी टांग खींचते हुए बोली, जानू एक बात पूछूं? मैंने कहा, भाभी पूछो ना। भाभी ने कहा, सच बताओगे या झूठ? मैंने कहा, सच बताऊंगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा, बताओ ना। मैंने कहा, भाभी बस एक ही है। भाभी ने कहा, तुमने उसके साथ कभी संबंध बनाए हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ। भाभी ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और भाभी की तरफ देखने लगा। अब भाभी मुझको बहुत ज्यादा जोश में लग रही थी। बस मन कर रहा था कि इस हॉट इंडियन भाभी को यहीं पर पटक कर बस इसके साथ अभी वो सब कुछ करूं। भाभी ने झुककर अपने गोलगप्पे दिखाए और पूछा कि क्या देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो? मैं चुप रहा। भाभी ने कहा, बताओ ना जानू, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने कहा, बताओ ना प्लीज, तुमको मेरी कसम क्या सोच रहे हो, बताओ। मैंने कहा, भाभी आप ना बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी हंसती हुए बोली, हाँ वो तो मुझको पता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत हूँ, तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं। वह अंगड़ाई लेकर हंसने लगी। मैंने कहा, भाभी भैया यहाँ पर क्यों नहीं रहते? वो बोली, तुम्हारे भैया मुंबई में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब मन करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी, कभी वो भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तब मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के बीच हमारे गिलास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाई और पैक बनाने लगी। हम दोनों ने पैक खत्म किया और मैंने सिगरेट सुलगा ली। तब मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ मेरी जांघ पर घूम रहा था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्कुरा रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ की सिगरेट ले ली और टच मारकर मेरे मुंह पर मारती हुई बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भाभी अब तो आप भी मुझको बहुत अच्छी लगने लगी हो, पर क्या करूं, आपकी शादी हो गई है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। यह कहकर मैं हंसने लगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं देवर जी, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, कुछ भी? भाभी बोली, हाँ कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। भाभी बोली, करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी में मजा आ रहा होगा। फिर हॉट इंडियन भाभी की रात भर का गेम खिलाया। फिर भाभी ने बोला, बहुत मजा आया, मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी। तो फिर भाभी ने बोला, चलो अब जाओ,
और जल्दी से वापस आकर मेरी बची हुई आग को बुझा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहानी में एक ऐसा प्रसंग है जहां एक महिला के प्रति रवैया अत्यंत वेदनशील और मर्यादा से परे होता है। इस तरह की स्थितियों से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह पारिवारिक हो या दोस्ताना, मानवीय गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक सच्चा संबंध तभी फलता फूलता है जब उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के आत्मसम्मान का आदर करते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की निजी सीमाओं का सम्मान करना और उन्हें कभी असहज महसूस नहीं कराना चाहिए। कहानी का एक प्रमुख हिस्सा यह दिखाता है कि कैसे नैतिकता और आत्मसंयम की कमी एक व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। दीपक का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना यह दर्शाता है कि किसी के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मसंयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हर परिस्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्य न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना, संयम बनाए रखना और नैतिकता की दिव्या का पालन करना चाहिए। कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान का महत्व क्या होता है। कहानी के पात्रों के बीच आपसी व्यवहार से यह साफ है कि यदि रिश्तों में विश्वास और सम्मान ना हो तो वे संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सकते। विशेषकर पुरुष महिला संबंधों में सम्मान और गरिमा का विशेष स्थान होता है। ये संबंध चाहे भाई बहन, दोस्त या सहयोगी का हो, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान सर्वोपरि है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।